Hi, welcome you all to the first part of my lecture series on the first chapter of class 11th mathematics, that is sets. इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. नंबर वन इज इंट्रोडक्शन टू सेट्स, यानी सेट्स क्या होते हैं, हम सेट्स को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और सेट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे. नंबर टू इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट, यानी एक सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक सेट को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं. यहाँ पे बेसिकली हम दो तरीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड. सो दिस इज आनंद, यू आर वाचिंग 23.5 डिग्रीज. लेट्स स्टार्ट. डेली लाइफ में जाने अनजाने हम कई सारे सेट्स से डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक डिनर सेट में अलग अलग टाइप के प्लेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बोल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के स्पून्स होते हैं. एक ज्वेलरी सेट में अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज होती है. नाउ अगर हम मैथमेटिक्स के फील्ड में आकर के बात करें तो मैथमेटिक्स में चीज़ें काफ़ी एब्सोल्यूट होती है, चीज़ें काफ़ी क्लियर होती है. मैथमेटिक्स में अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि सेट एक कलेक्शन होता है. हमने ये देखा कि सेट एक कलेक्शन होता है किन चीज़ों का, कुछ एलिमेंट्स का जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि ये एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते. ओके, सेट एक कलेक्शन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का. जिन भी चीज़ों के कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहेंगे. क्लियर? और ये जो कलेक्शन है ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, यानी कि हमारी कलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं इसको लेकर के हम बिल्कुल श्योर हैं. यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. हम बड़े ही आराम से ये कह पाएंगे कि कोई चीज़ हमारे कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं है. Every set is a collection, but every collection is not necessarily a set. Only well-defined collections are set. That means हर सेट एक कलेक्शन होता है, हर सेट एक कलेक्शन ही होता है. लेकिन इसका अपोजिट ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि हर कलेक्शन एक सेट हो ये ज़रूरी नहीं है. हम सिर्फ उन्हीं कलेक्शन को सेट कहेंगे जहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, वेल डिफाइंड है. जहाँ पे जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड है. आगे आने वाली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पे तुम्हें ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल. हम सिर्फ उन्हीं कलेक्शंस को सेट कहेंगे जहाँ पे एलिमेंट्स जो है वेल डिफाइंड है. एलिमेंट्स क्या है, जिन भी चीज़ों को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एलिमेंट्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 नंबर को कलेक्ट कर रहे हैं 2, 5, 8 एंड 11, तो ये हमारे पास एक 4 नंबर का सेट है. यहाँ पे 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, 8 एक एलिमेंट है और 11 एक एलिमेंट है. The order in which the various elements are written does not matter, यानी कि एक सेट में किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में तुम वेरियस एलिमेंट्स को लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि हमारे पास एक सेट है A जिसमें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वॉवल्स हैं, दैट मीन्स A, E, I, O एंड U. तो यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है हमारे पास इस सेट में. अब तुम किसी भी ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को लिख सकते हो. E, I, O, U, A ये भी सेम है. A, O, U, I, E ये भी सेम है. ये सभी सेम सेट है. ओके, किस ऑर्डर में तुम वेरियस एलिमेंट्स को लिख रहे हो उससे हमारा सेट चेंज नहीं होगा. क्लियर? कुछ बातें अभी बतानी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स जैसे A, B, C, D और वॉटेवर X, Y, Z, लेकिन हमेशा कैपिटल होना चाहिए. नाउ सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है तो वहाँ पे हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे. चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देख के बताता हूँ. एक सेट है तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होगा A. ओके, अब सेट के अंदर मान लो कि ये सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का, तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, A, E, I, O एंड U. तो यहाँ देखो अंदर मैंने सिर्फ स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया है, जबकि सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में है. ऐसा ही होता है. क्लियर? एक सेट है B जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो लेटर्स है जो कि E के पहले आते हैं. ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो लेटर्स है जो कि E के पहले आते हैं. तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, A, B, C, D. देखो अंदर जो एलिमेंट्स है वहां पे मैंने स्मॉल लेटर्स का यूज किया है और सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में है. क्लियर? अब देखो यहां पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि A, B, C और D ये चारों एलिमेंट्स हैं सेट B के. अगर हमें स्टेटमेंट के रूप में लिखना हो तो हमें लिखना पड़ेगा A, स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ
सेट बी। ओके, इतना लंबा बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी मुश्किल होगी, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ये जो एप्सिलॉन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या फिर तुम कह सकते हो ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी, या तुम कह सकते हो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, किसी भी तरीके से तुम रीड कर सकते हो, या ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन का मतलब होता है एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट और बिलोंग्स टू। क्लियर? सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी स्मॉल बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल बी, C is an element of set B and D is an element of set B। तो ये शॉर्ट तरीका है चीजों को लिखने का। एप्सिलॉन किस चीज के लिए स्टैंड करता है? एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट, बिलोंग्स टू, यानी कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करता है वहां पर हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग ना करे तो लेट मी क्लियर दिस पेज फर्स्ट। Let's come back to our set A, which consists of all the vowels of the English alphabet, that is A, E, I, O and U। इसमें 5 एलिमेंट्स है A, E, I, O and U। तो स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, यानी स्मॉल a एक एलिमेंट है सेट A का, स्मॉल e एक एलिमेंट है सेट A का, स्मॉल i एक एलिमेंट है सेट A का, स्मॉल o एक एलिमेंट है सेट A का, स्मॉल u एक एलिमेंट है सेट A का। अब यहाँ पे क्या z इस सेट में तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे तुम्हें d दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि d एक एलिमेंट नहीं है सेट A का। ओके, तो अगर तुम एप्सिलॉन के साइन को काट दो, एप्सिलॉन के सिंबल को काट दो, तो उसका मतलब होता है नॉट एन एलिमेंट। ओके, एप्सिलॉन का सिंबल का मतलब एलिमेंट, अगर इस सिंबल को तुम काट दो तो इसका मतलब होता है नॉट एन एलिमेंट और डज नॉट बिलोंग्स टू, और जो भी कहो। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर हम कह सकते हैं F डज नॉट बिलोंग्स टू A, हम कह सकते हैं G डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर? यहां पर एक सिंबल है कोलन का और इसका मतलब होता है सच दैट। इसे हम कहां यूज करते हैं ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये जानो कि कोलन के जगह पे हम कई बार एक वर्टिकल बार का भी यूज करते हैं। ओके, हम इसे कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। नाउ आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वहां पर हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि ढेर सारे ऐसे सेट्स हैं ना जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, वो बार बार आते हैं, उनसे हमें बार बार डील करना पड़ता है। एंड फॉर दिस रीजन हमने इन सेट्स को कुछ स्पेशल नाम दे रखे हैं। चलो देखते हैं वो कौन कौन से सेट्स हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कैपिटल N, ऑफ कोर्स सेट का जो नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो कैपिटल N ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N ऑलवेज स्टैंड्स फॉर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, याद रखना। ओके, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 and so on. This set has a special name that is capital N, set of all natural numbers. सिमिलरली यहाँ पे तुम कैपिटल Z देख रहे हो जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी ये जो सेट है इसमें सारे इंटीजर्स हैं। ओके, दिस सेट टू हैज अ स्पेशल नेम दैट इज कैपिटल Z। अब यहाँ पे देखो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और इंटीजर में 0 भी आता है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो हम इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एक प्लस का साइन दे देंगे और ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस सेट को अगर हमें डिनोट करना है तो हम Z प्लस का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली Z माइनस का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, एक ऐसा सेट जिसमें सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल Q। दिस रिफर्स टू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, यानी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनका जो सेट होगा उसे हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे। याद रखना यहाँ पे सभी नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल N से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे सभी इंटीजर्स का सेट कैपिटल Z से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट Z प्लस से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पे सभी रैशनल नंबर का जो सेट है उसे हम कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर कैपिटल Q डिनोट कर रहा है सभी रैशनल नंबर का सेट तो Q प्लस डिनोट करेगा सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट एंड Q माइनस डिनोट करेगा सभी निगेटिव रैशनल नंबर्स का सेट। R, कैपिटल R डिनोट करेगा सारे रियल नंबर्स का सेट।
तो तुम बहुत ही इजीली ये कह सकते हो कि अगर कैपिटल R सारे रियल नंबर्स का सेट है तो R प्लस होगा सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट और R माइनस होगा सारे नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट। कैपिटल C डिनोट्स सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सभी का एक सेट बना दो, तो उसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। फाइनली हमारे पास एक कैपिटल W है, कैपिटल W विच रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सारे होल नंबर्स का जो सेट होता है उसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर होंगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर हम उनसे डील करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस टू मेक आवर कांसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, यानी नीचे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे कलेक्शंस है और इन कलेक्शंस में से कौन कौन से कलेक्शन सेट होंगे ये हमें बताना है। याद रखो मैंने तुम्हें बताया था कि हर सेट एक कलेक्शन होता ही है, हर सेट एक कलेक्शन होता है, लेकिन हर कलेक्शन एक सेट हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ वही कलेक्शन सेट होते हैं, सिर्फ उन्हीं कलेक्शंस को हम सेट कहेंगे जिनके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो। क्लियर? यानी कि हमारी कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके बारे में हम बिल्कुल श्योर हो, हम बहुत ही आसानी से ये कह सके कि कोई चीज हमारे कलेक्शन का पार्ट है और कोई चीज हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तभी हम उस कलेक्शन को सेट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम उस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे, यानी सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि इन सारे कलेक्शंस में से कौन कौन से वेल डिफाइंड है। जो भी कलेक्शन वेल डिफाइंड होंगे उन्हें हम सेट कहेंगे। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी कि हमारे कलेक्शन में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 50 से छोटे हैं, यानी 1 से 49 तक के सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? बिल्कुल। हम जानते हैं इस कलेक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं हैं। हम जानते हैं इस कलेक्शन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड सो ऑन अप टू 49। ये सारे नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स हमारे कलेक्शन का हिस्सा है, यानी ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। सेट को हम हमेशा ब्रेसेस से इनक्लोज करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस सेट का नाम है ए, कैपिटल ए। ओके, तो ये क्या है? ये कलेक्शन एक सेट है। चलो ये हमारा एक सेट है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। देखो यहाँ पे एक कलेक्शन है, किस चीज का? गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो भी अच्छे हॉकी खेलने वाले हैं उनका कलेक्शन। अब देखो गुड हॉकी प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर, क्या ये एक वेल डिफाइंड टर्म है? बिल्कुल नहीं है। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए उतना अच्छा ना हो, राइट? तो गुड हॉकी प्लेयर को हम बहुत ही एब्सोल्यूट वे में डिफाइन नहीं कर सकते थे, जिस तरीके से हमने नेचुरल नंबर्स को किया जो कि 50 से छोटे हैं, वहां पे हम बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते थे, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन था। लेकिन गुड हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। किसी के लिए कोई आदमी एक अच्छा हॉकी प्लेयर हो सकता है और इसलिए वो उसे अपने कलेक्शन का हिस्सा बना सकता है, वहीं किसी और के लिए वो आदमी एक अच्छा हॉकी प्लेयर नहीं हो सकता है, इसलिए वो उस आदमी को अपने कलेक्शन का हिस्सा नहीं बना सकता है। तो ये गुड हॉकी प्लेयर एक वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, इसलिए हमारा कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये कलेक्शन एक सेट नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास। ऑब्वियसली एक कलेक्शन है जिसमें तुम्हारे क्लास की सभी लड़कियां हैं, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे क्लास में कौन कौन सी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, कौन कौन सी लड़कियां हैं, तो तुम उनका कलेक्शन बना सकते हो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये कलेक्शन क्या होगा? एक सेट होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखो मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है, हमें पता है कौन सी नॉवेल्स उनके द्वारा लिखी गई है और कौन सी नॉवेल्स उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो अगर हम एक कलेक्शन बनाए उन नॉवेल्स का जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन का कोई स्पेस ही नहीं है, राइट? तो ये कलेक्शन भी एक सेट होगा। कोई नॉवेल एक्स हमारे कलेक्शन का पार्ट होगा, हमारे कलेक्शन का हिस्सा होगा अगर ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया होगा, और ये हमारे कलेक्शन का हिस्सा नहीं होगा अगर इसे किसी और ने लिखा होगा, राइट?
तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन है ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. फॉर दिस रीजन दिस कलेक्शन इज ऑल्सो अ सेट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अब देखो किसी भी चैप्टर को तुम ले लो, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है, ये तुम्हें अच्छे से पता है. अगेन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक वेल डिफाइंड चीज है. तो अगर तुम उनका एक कलेक्शन बनाओगे तो उस कलेक्शन को तुम सेट कह सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब देखो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक. अब इनमें से कौन कौन से मंथ है जो कि लेटर जे से शुरू होते हैं. ऑब्वियसली एक होगा तुम्हारा जनवरी, एक होगा तुम्हारा जून, एक होगा तुम्हारा जुलाई. इसके अलावा तो कोई नहीं है. ओके, जनवरी, जून और जुलाई ये बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है. हमें अच्छे से पता है कि हमारे कलेक्शन में 3 महीने हैं, एक जनवरी, एक जून और एक जुलाई. इसके अलावा कोई भी महीना, इसके अलावा कोई और मंथ हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, हमारी कलेक्शन का एलिमेंट नहीं होगा. दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. यानी कि ये क्या होगा, ये कलेक्शन एक सेट होगा. सेट को हम हमेशा ब्रेसेस से इनक्लोज करते हैं और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. मान लेते हैं कि इस सेट का नाम है, कोई भी नाम मान सकते हो, मान लेते हैं सेट डी. ओके, याद रखना सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. फिर चाहे तुम ए से डिनोट करो, बी से डिनोट करो, सी, डी, कुछ भी, कैपिटल लेटर होना चाहिए. सेट का नाम हमेशा कैपिटल में होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो यहाँ पे एक कलेक्शन है, किस चीज का, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यानी सबसे खतरनाक प्राणी. अब यहाँ पे मोस्ट डेंजरस एनिमल कोई वेल डिफाइंड टर्म तो है नहीं, कोई वेल डिफाइंड चीज तो है नहीं. हो सकता है मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है तो मैं अपने कलेक्शन में कॉकरोच को भी डाल दूं, मुझे, मेरे लिए वो भी मोस्ट डेंजरस एनिमल है. वहीं किसी को टाइगर से भी डर नहीं लगता तो वो अपने कलेक्शन में टाइगर को ना डाले, क्योंकि उसके लिए टाइगर भी मोस्ट डेंजरस एनिमल नहीं है. दैट मीन्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है. तो हमारा कलेक्शन कैसे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है. दैट मीन्स ये कलेक्शन एक सेट नहीं है. क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है. कमिंग टू अवर फाइनल क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स. अब प्राइम इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन. क्या ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? ऑब्वियसली प्राइम इंटीजर्स तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है, राइट. तो ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि ये प्राइम इंटीजर्स का कलेक्शन है, यानी कि ये एक सेट होगा. तो इसे हम ब्रेसेस से इनक्लोज कर देंगे और इसका कोई नाम दे देंगे, लेट्स से कैपिटल ए. ठीक है, इस सेट में हम बहुत ही आराम से कह सकते हैं ये जो कलेक्शन था हमारा प्राइम इंटीजर्स का, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये हम बता सकते हैं, कौन से एलिमेंट हमारे कलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे ये भी हम बता सकते हैं. यानी ये जो कलेक्शन है ये बहुत ही वेल डिफाइंड है. ओके, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है. फॉर दिस रीजन ये कलेक्शन एक सेट होगा. क्लियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट. यानी एक सेट को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक सेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेसिकली 3 तरीके होते हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, एक सेट को डिस्क्राइब करने का, जिनमें से 2 के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज रोस्टर मेथड एंड नंबर 2 इज सेट बिल्डर मेथड. रोस्टर मेथड की बात करें तो इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस. ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं या सेकंड ब्रैकेट भी कहते हैं, जो कहना है कहो. बस याद कर रखो कि ब्रेसेस से हमें हमेशा एक सेट के एलिमेंट्स को इनक्लोज करना होता है और सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करना रहता है एक कॉमास से. यानी हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कॉमास के द्वारा सेपरेटेड होते हैं. लेट्स से देयर इज अ सेट A व्हिच इज अ सेट ऑफ ऑल natural numbers less than 6. एक सेट है जिसमें वो नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटे हैं. तो हम इस सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला एलिमेंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 एलिमेंट्स इस सेट का हिस्सा होंगे. यानी इन 5 एलिमेंट्स के कलेक्शन को ही हम सेट बोलेंगे. कौन सा सेट? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6. अब एलिमेंट्स को जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने कॉमा से सेपरेट किया है और इन सारे एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस से इनक्लोज कर देंगे. बन गया हमारा सेट. दिस इज अ सेट A रिप्रेजेंटिंग ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6.
सिमिलरली मान लेते हैं एक सेट बी है जिसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 4 मान लेते हैं, 5 है मान लेते हैं, 10 है मान लेते हैं, 20 है मान लेते हैं, 26 है, ठीक है। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 2 3 4 and 5. Number of element is 5. Each element is separated by commas as you can see here, and all the elements are enclosed by what? Braces. तो एक सेट को रोस्टर मेथड में डिस्क्राइब करने का तरीका कुछ ये है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, that is set builder method. In this method, a set is defined by a characterizing property px of its elements x. अब देखो रोस्टर फॉर्म में तुम क्या करते थे? रोस्टर फॉर्म में तुम सारे एलिमेंट्स को लिखते थे। अगर एक सेट है जिसमें 1 2 3 5 10 20 25 इतने एलिमेंट्स है तो तुम्हें सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता था, राइट? सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता था। एक सेट है जिसमें सारे वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के, मान लेते हैं वो सेट बी है, तो इसमें ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा। ये है रोस्टर फॉर्म, इसमें तुम्हें सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ जाता है, राइट? लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये मोस्टली तब काम आता है जब एक सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखना तो काफी ईजी है, लेकिन अगर ढेर सारे एलिमेंट्स होते तब हम क्या करते हैं, राइट? तो सेट बिल्डर फॉर्म्स हमें सबसे ज्यादा तब काम आता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है किसी सेट में। वैसे ये एक बहुत ही इफिशिएंट तरीका है एक सेट को मेंशन करने का, एक सेट को डिस्क्राइब करने का, सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड अ सेट इज डिफाइंड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। यानी हम क्या करेंगे ना, हम सिर्फ सिंपली लिख देंगे एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है एक्स, जिसके एलिमेंट्स एक्स है। अब ये एक्स ढेर सारे वैल्यू को ले सकता है, सच दैट इस सेट के एलिमेंट x है, सच दैट कुछ इस तरीके से that x minus 2 into x minus 3 is equals to 0। ये एक प्रॉपर्टी है जो मैंने मेंशन कर दिया कि एक एलिमेंट a है जिसका जो एलिमेंट्स है, जिसके जो एलिमेंट्स है वो x है, और ये सारे एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट जो कि x है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब अगर मुझे इस सेट बिल्डर फॉर्म को, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्यों? क्योंकि मैंने एलिमेंट्स को नहीं लिखा, मैंने बस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मेंशन कर दिया कि ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x होंगे, सच दैट कुछ इस प्रकार से कि ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो रोस्टर फॉर्म में अब हम एलिमेंट्स को अगर लिखे तो क्या होगा, 2 और 3, क्योंकि x minus 2 into x minus 3 equals to 0 को x equals to 2 और x equals to 3 ही सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे तुम देख सकते हो x minus 2 into x minus 3 is equals to 0। इस प्रॉपर्टी को कौन कौन सा x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो x equals to 2 सेटिस्फाई करेगा और x equals to 3 सेटिस्फाई करेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सेट बिल्डर मेथड का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई सेट A है जिसके एलिमेंट्स x है, सच दैट x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखा, मैंने बस लिख दिया एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x है और x वॉवेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का। तो अब हम रोस्टर फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना चाहे तो x वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो कौन कौन सा x है जो कि वॉवेल होगा इंग्लिश अल्फाबेट का, A, E, I, O, U। यानी x का 5 वैल्यू पॉसिबल है, A, E, I, O और U। ये पांचों जो वैल्यूज है x के, ये इस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं, राइट? इस प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहे हैं, दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म का। लेट्स से D इज अ सेट, ओके, whose elements are x such that x square plus 9 is equals to 0। एंड देखो कॉमा का मतलब होता है एंड, ठीक है, कॉमा का मतलब होगा एंड, जिस तरह से सेमीकोलन का मतलब होता है सच दैट, कॉमा का मतलब होता है एंड। यानी यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं। D is a set whose elements are x such that x square plus 9 is equals to 0 and x is an element of real number। ठीक है, अब देखो अगर इसे मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा।
यहाँ पे देखो x कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और x एलिमेंट होना चाहिए रियल नंबर का। अब तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए नहीं होगा, ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 0 नहीं हो सकता है किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 9 0 होने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 होता है, एंड द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, निगेटिव तो कभी नहीं होगा। यानी कि x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो इन दोनों ही प्रॉपर्टी को पोजेस कर रहा हो। यानी पहली प्रॉपर्टी ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरी प्रॉपर्टी है कि x रियल नंबर भी होना चाहिए। इन दोनों प्रॉपर्टी को पोजेस करने वाला कोई x है ही नहीं, यानी कि ये सेट खाली होगा। यानी रोस्टर फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से सेट डी को लिख सकते हैं, एक सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है। इसे तुम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि एक घर है जिसके अंदर कोई रहता ही नहीं है, ठीक है, इसके कोई एलिमेंट ही नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट डी इज 0, ठीक है। अक्सर हम इसे नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस वन बाय वन। यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि नीचे जितने भी सेट्स गिवन है ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म में है और हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को लेते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, A इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर x, यानी A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x है। अब कंडीशन क्या है, x इज अ लेटर बिफोर E इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, A इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर x, x इज अ लेटर बिफोर E इन द इंग्लिश अल्फाबेट। E के पहले कौन कौन से लेटर आते हैं, A, B, C एंड D। तो A जो सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है, A, B, C और D, यही है हमारा रोस्टर फॉर्म। Clear? Let's solve the second question. B is a set whose elements are x such that x is an element of natural number, x is a natural number and x square is less than 25. कितने सारे नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है और x का स्क्वायर लेस देन 25 है, यानी x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, बस 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 से छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो B एक सेट है जिसमें अगेन 4 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तीसरा एलिमेंट है 3 और चौथा एलिमेंट है 4। लेट मी रिमाइंड यू कि तुम जो भी ये एलिमेंट्स हैं इन्हें किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 3 4 1 लिखो या 2 4 1 3 लिखो, कुछ भी लिखो, ओके। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। Let's solve the third question. C is a set whose elements are x. अब यहाँ पे कंडीशंस टोटल 3 है। पहला कंडीशन है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, दूसरा कंडीशन है कि x एक प्राइम नंबर है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, और तीसरा कंडीशन है कि x 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो सबसे पहले हम इससे और इसे देखते हैं। x एक नेचुरल नंबर है और 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो x 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16, 17, 18, 19, बस 19 तक हो सकता है। यहाँ से कॉमा हटाओ, ओके। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं x के। नाउ एक और कंडीशन है जिसे हमने अब तक नहीं देखा है, x इज अ प्राइम नंबर। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, देन 17 इज अ प्राइम नंबर एंड 19 इज अ प्राइम नंबर। यानी कि x या तो 11 होगा या 13 होगा या 17 होगा या 19 होगा, 11, 13, 17 और 19, यही 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। यानी कि हमारा जो सेट है C उसमें 4 एलिमेंट्स है, 11, 13, 17 और 19, 11, 13, 17 एंड 19। ये हो गया हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म, ओके। Let's try solving the fourth question. D is a set whose elements are x such that x is an element of the set of natural numbers. X is equals to 2n and n is an element of the set of natural number. तो हम n से स्टार्ट करते हैं। ये जो स्मॉल n है ये एलिमेंट है ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी स्मॉल n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 so on कुछ भी हो सकता है। नाउ x जो है दिस इज इक्वल्स टू 2n। अगर x इक्वल्स टू 2n है यानी कि
x 2 इंटू 1 हो सकता है यानी 2 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है यानी 4 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है यानी 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, एंड सो ऑन. ओके, एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ऑफ कोर्स ये सभी नेचुरल नंबर्स तो है ही, 2 4 6 8 10, यानी इन तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज कौन से हैं? x के. x का वो कौन सा वैल्यू है जो इन तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? वो वैल्यू है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. दैट मीन्स D is a set whose elements are 2 4 6 8 10 so on up to infinity. ओके, तो हमारा जो सेट D है वो रोस्टर फॉर्म में, हमारा जो सेट D है वो रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट D इज इनफाइनाइट. और कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. क्लियर? Let's solve the fifth question. F is a set whose elements are x such that x is an element of real number, यानी x एक रियल नंबर होना चाहिए, and x is greater than x, यानी x खुद से बड़ा होना चाहिए. क्या कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर क्या खुद से कभी बड़ा हो सकता है? नहीं. कोई भी नंबर हमेशा खुद के इक्वल होगा, बड़ा कभी नहीं होगा. यानी कि x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होता जिसके लिए x खुद से ही बड़ा हो जाए. राइट? फॉर दिस रीजन हमें x का क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो यहां पर अगर हम रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखे, अगर हम सेट f को रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये एक खाली सेट होगा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं. x का कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, x रियल नंबर भी हो और x खुद से बड़ा भी हो. कोई भी नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता. 1 1 से बड़ा नहीं होता, -1 -1 से बड़ा नहीं होता, 0.2 0.2 से बड़ा नहीं होता. राइट? √3 से बड़ा नहीं होता. वो हमेशा इक्वल होता है खुद के. दैट मीन्स x की कोई भी वैल्यू इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही है. दैट मीन्स ये जो f सेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे. ऐसे सेट्स को हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है? नल सेट या वॉइड सेट, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, वो खाली है, उसे हम नल सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, या एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं. एम्प्टी सेट वो हम आगे देखेंगे, उसके बारे में टेंशन नहीं लो. Next question is, G is a set whose elements are x such that x is a prime number which is a divisor of 60. चलो, x is a prime number which is a divisor of 60. देखते हैं कि कौन, सबसे पहले हम देखते हैं कि 60 के डिविजर कौन कौन से हैं. 60 का डिविजर होगा 1 2 के टेबल में भी 60 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है. और भी आता है क्या किसी के? 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में आता है. राइट? 12 के टेबल में आता है. और भी किसी के आएगा क्या? 14 नहीं, 15 के टेबल में आएगा, 16 के टेबल में नहीं आएगा, 17 के टेबल में नहीं, 18 के टेबल में नहीं, 19 20 के टेबल में आएगा, देन 30 के टेबल में आएगा एंड 60 के टेबल में आएगा. इन सारे नंबर्स के टेबल में 60 आता है, यानी ये सारे नंबर 60 के डिविजर्स हैं. नाउ एक कंडीशन ये है कि x इज अ प्राइम नंबर. x सिर्फ 60 का डिवीजर नहीं है, x प्राइम नंबर भी है. तो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? इनमें से प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर है 3, देन 5, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 20 30 60 कोई नहीं है. दैट मीन्स इस सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स है. जो सेट है हमारा G, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 2 3 एंड 5. ओके, रोस्टर फॉर्म में G को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यानी G में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है. एक एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट है 3 और तीसरा एलिमेंट है 5. अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि हम किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं. हम इसे 3 5 2 भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, या हम इसे 2 5 3 भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. X is a set whose elements are x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8. अब यहाँ पे देखो, मैंने टाइपिंग में थोड़ा सा गलती कर दिया. यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर. x is a 2-digit natural number. Okay, H is a set whose elements are x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. यानी हमें क्या पता चला? x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और x के दोनों डिजिट्स को जोड़ने पे
8 आना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है x की? एक वैल्यू तो 17, देन 26, देन 35, देन 44, देन 53, देन 62, देन 71 एंड देन 80। ये सारे वैल्यूज है जो कि 2 डिजिट के नेचुरल नंबर है, और इन सभी में अगर तुम किसी के भी दोनों डिजिट को ऐड करो तो जो रिजल्ट होगा वो 8 होगा। 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। ये सभी 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स है, और इन सभी में दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे 8 आ रहा है। तो जो हमारा सेट H है वो ये वाला सेट होगा इन रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, E is a set whose elements are x such that x is the letters in the word trigonometry। यानी E एक ऐसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो x है, और x क्या है? लेटर्स है इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में कौन कौन से लेटर्स है। सबसे पहले तो T होगा, फिर R, T, R, I, G, O, N। अब देखो सेट में तुम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हो, तो O को हम ले चुके हैं तो दोबारा से O को नहीं लेंगे। ओके, अब M, फिर E, फिर T को हम दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि T को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। R को भी हम ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे। Y, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे किस सेट में? E में। E एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ये सारे हैं। ये कौन सा फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। और क्वेश्चन में ये किस फॉर्म में ई सेट दिया हुआ है? क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ये सारे सेट सेट बिल्डर फॉर्म में है, और हमने इन सभी को 1 by 1 रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हमारे पास सारे सेट्स रोस्टर फॉर्म में है और हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। यानी पहले हमने जो किया था उसका उलट यहाँ पर करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज A is a set whose elements are 1 2 3 4 5 and 6। A is a set whose elements are 1 2 3 4 5 and 6। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी इन सभी एलिमेंट्स की है। तो हम लिखते हैं A is a set whose elements are x such that। अब प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो, ये सभी नेचुरल नंबर है। दैट मींस x is an element of the set of natural numbers। वैसे इसे हम रीड तो करेंगे x is an element of the set of natural numbers, लेकिन कभी कभी मैं बोल दिया करूंगा x is an element of natural number, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो समझना मैं बोल रहा हूं x is an element of the set of natural numbers। तो पहला कंडीशन ये है, एंड कॉमा का मतलब होता है एंड। सेट बिल्डर फॉर्म में कॉमा का मतलब होता है एंड। पहला कंडीशन है x is an element of natural number, जो कि हम देख सकते हैं। एंड दूसरा कंडीशन है x is less than 7, यानी देखो x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 7 से छोटा है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, B is a set whose elements are 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 and so on। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट दिस सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्या चाहिए? हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए जिसे कि ये सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हो। चलो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख देते हैं B is a set whose elements are x such that x is equals to 1 by n and कॉमा का मतलब एंड याद रखना, एंड n is an element of natural number। n is an element of the set of natural numbers। हो गया। यहाँ पे देखो, तुम अगर रोस्टर फॉर्म की बात करो, ये रोस्टर फॉर्म है जो कि हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो तुम देखो, पहला एलिमेंट है 1, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये 1 by 1 है। दूसरा एलिमेंट 1 by 2, तीसरा एलिमेंट 1 by 3, चौथा एलिमेंट 1 by 4, यानी कि nवां एलिमेंट क्या होगा? 1 by n। ठीक है, यानी इस सेट में फर्स्ट एलिमेंट है 1 by 1, सेकेंड एलिमेंट है 1 by 2, थर्ड एलिमेंट है 1 by 3 एंड सो ऑन। तो इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 1 by n। x क्या है? इक्वल है 1 by n के। और यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। n की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। 1 रखोगे तो 1 by 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 1 by, अगर 1 रखोगे तो 1 by 1, 2 रखोगे तो 1 by 2, 3 रखोगे तो 1 by 3, 4 रखोगे तो 1 by 4, 5 रखोगे तो 1 by 5। n का वैल्यू तुम अलग अलग नेचुरल नंबर रखते जाओ और तुम्हें x is equals to 1 by n से इस सेट के सारे एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं।
यानी ये दो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है क्या, x। Coming to the third question, C is a set whose elements are 0, 3, 6, 9, 12 and so on. अब देखो यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी जो कि ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो। हम जानते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे होल नंबर्स हैं। तो अगर तुम रोस्टर फॉर्म में ये सेट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं C is a set whose elements are x such that, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं x is equals to 3n। यहाँ पे n क्या है, n is an element of the set of whole numbers, हो गया। n क्या है, एक होल नंबर है, और x क्या है, x is equals to 3n। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n इज इक्वल्स टू 0 रखो तो x क्या आएगा, 3 इंटू 0 यानी 0। n इज इक्वल्स टू 1 रखो तो x क्या आएगा, 3 इंटू 1 यानी 3। n इज इक्वल्स टू 2 रखो तो x क्या आएगा, 3 इंटू 2 यानी 6। n इज इक्वल्स टू 3 रखो तो x क्या आएगा, 3 इंटू 3 यानी 9। n इज इक्वल्स टू 4 रखो तो x क्या आएगा, 4 इंटू 3 यानी 12 एंड सो ऑन। Coming to the next question, D is a set whose elements are 10, 11, 12, 13, 14 and 15, यानी यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। वो कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है जो ये सभी होल्ड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं और ये सभी 9 से बड़े और 16 से छोटे हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, D is a set whose elements are x such that x is an element of the set of natural number, यानी x एक नेचुरल नंबर है, एंड x is greater than 9, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं x 9 से बड़ा है हमेशा, एंड इट इज लेस देन 16। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है जिनको होल्ड कर रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स। यानी कि हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, D is a set whose elements are x such that x is a natural number and x is greater than 9 but less than 16। यहाँ पे देखो ये सभी नेचुरल नंबर है और ये सभी 9 से बड़े हैं और 16 से छोटे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, राइट। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, E is a set whose elements are, there is only one element, 0। तो अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम बहुत ही सिंपली लिख सकते हैं, E is a set whose elements are x such that x is equals to 0। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, तो E एक सेट है जिसके एलिमेंट्स x है such that x is equals to 0। तो यानी कि ये सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में था इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। Coming to the next question, F is a set whose elements are 1, 4, 9, 16, so on up to 100। ओके, इतने सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट में। अब अगर हम 1 को देखें तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है 4 तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नेक्स्ट एलिमेंट है 9 तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, नेक्स्ट इज 16, इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 25, इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, सो ऑन। फाइनली हम आ जाएंगे 100 पे, यहाँ से जाते चला जाएगा और फाइनली हम 100 पे आएंगे जिसे हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, राइट। तो बेसिकली ये जो सेट है इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, ये बस तुम्हें समझाने के लिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो ऑन 10 का स्क्वायर, यही सारे एलिमेंट्स है इस सेट में। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर विच इज 100। तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट को लिखना चाहें तो हम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, F is a set whose elements are x square such that x is an element of the set of natural numbers, x is an element of the set of natural numbers and x is less than 11, यानी x 11 से छोटा है, x is less than 11 and x is a natural number। तो 11 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर होगा, 11 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 के लिए जो एलिमेंट होगा वो 1 का स्क्वायर होगा, 2 के लिए 2 का स्क्वायर, 3 के लिए 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 के लिए 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, F is equals to 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि ये सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं F is a set whose elements are
2x whose elements are 2x such that x is a natural number। हो गया, x एक नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। क्लियर, x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब x 1 होगा तो यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, 2 इंटू 1 2। जब x 2 होगा तो 2 इंटू 2 4। जब x 3 होगा तो 2 इंटू 3 6। जब x 4 होगा तो 2 इंटू 4 8 एंड सो ऑन। राइट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, G is a set whose elements are 5, 25, 125, 625। ये सारे एलिमेंट्स है G में। तो समझने के लिए मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ। इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर ऑफ 5 क्यूब ऑफ 5 एंड 5 रेज टू द पावर 4। 5 raised to the power 1 is 5, 5 raised to the power 2 is 25, 5 raised to the power 3 is 125 and 5 raised to the power 4 is 625। तो हम G को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा क्लियर ही कर देता हूं। तो G, इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, G is a set whose elements are 5 raised to the power x such that x is an element of natural number of the set of natural numbers and x is less than 5। x एक नेचुरल नंबर है और x 5 से छोटा है, यानी x क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड 4। जब 1 होगा तो 5 रेज टू द पावर 1 हमें 5 मिलेगा। जब 2 होगा तो 5 रेज टू द पावर 2 हमें 25 मिलेगा। जब 3 होगा तो 5 रेज टू द पावर 3 यानी 125 मिलेगा। जब 4 होगा तो 5 रेज टू द पावर 4 यानी 625 मिलेगा। यानी सेट बिल्डर फॉर्म ये होगा हमारे फाइनल क्वेश्चन का। So this was all in this video. I really appreciate your time. Thank you.